जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर जिसमें आपके पाठ्यक्रम में यूनिट संबंधित है हायर एजुकेशन से 10वीं यूनिट, तो उसे हम करा रहे हैं। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को लेकर चल रहे हैं। तो आज देखिए जो क्वेश्चन नंबर 51 है, द इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च वॉज इस्टेब्लिश्ड फॉर, यानी भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी। तो भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी विभिन्न धाराओं के सशक्तिकरण हेतु, समाज विज्ञान में अनुसंधान के संवर्धन हेतु, या एक विधा के रूप में समाज विज्ञान की गुणवत्ता का संवर्धन करने के लिए, या समाज विज्ञानियों की चिंताओं के लिए मंच उपलब्ध कराने हेतु, या विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित संगोष्ठियों और सम्मेलनों को सहायता प्रदान करने हेतु। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो भारतीय समाज विज्ञान सोशल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इस्टेब्लिश्ड हुआ है, उसका स्पेशली अगर देखें तो स्पेसिफिक क्या मतलब इसमें से उसका मतलब निकल के आता है। तो यहाँ पे देखिए ICSR की स्थापना 1969 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी। समाज विज्ञान में अनुसंधान के संवर्धन हेतु, पहली चीज कि समाज विज्ञान में अनुसंधान के संवर्धन में एक विधा के रूप में समाज विज्ञान की गुणवत्ता का संवर्धन करने के लिए। दूसरा है क्वेश्चन कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज स्थित है कहाँ पे? शिमला में, नई दिल्ली में, लखनऊ में, भोपाल में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इनमें कहाँ पे जो है सिचुएटेड है? तो वो है शिमला में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में स्थित है। यह एक शोध संस्थान है। यह 1964 ईस्वी में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था और 20 अक्टूबर 1965 ईस्वी से कार्य करना शुरू किया था। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। पहला है कि वैदिक शिक्षा, प्राचीन वैदिक शिक्षा समानता गुरु शिष्य संबंध का आधार था। दूसरा है उत्तर वैदिक शिक्षा, ज्ञान और अनुभव को समृद्ध बनाना। तीसरा है ब्राह्मणिक शिक्षा, वास्तविक ज्ञान मिथ्या तत्व का निवारण। बौद्ध शिक्षा प्रणाली, चरित्र निर्माण और आत्मसिद्धि पर बल दिया जाता। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ देखिए ये जो प्राचीन वैदिक शिक्षा है, प्राचीन वैदिक शिक्षा ये ज्ञान और अनुभव को समृद्ध बनाना, यानी जो प्राचीन वैदिक शिक्षा था उसका कार्य क्या था कि ज्ञान और अनुभव को समृद्ध बनाना। उत्तर वैदिक शिक्षा का कार्य है वास्तविक ज्ञान मिथ्या तत्व का निवारण करना। ब्राह्मणिक शिक्षा का क्या है? चरित्र निर्माण और आत्मसिद्धि पर बल दिया जाना। बौद्ध शिक्षा प्रणाली ये समानता गुरु शिष्य संबंध का आधार था। तो जो इसमें प्राचीन वैदिक शिक्षा था वो ज्ञान और अनुभव को समृद्ध करने वाला था। उत्तर वैदिक वास्तविक ज्ञान मिथ्या तत्व का निवारण करना, और ब्राह्मणिक शिक्षा चरित्र निर्माण और आत्मसिद्धि पर बल देना, और बौद्ध शिक्षा प्रणाली समानता गुरु शिष्य संबंध का आधार था। अष्टाध्यायी के लेखक है चाणक्य, कात्यायन, जीवक, पाणिनि। तो इसमें से अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। यह संस्कृत भाषा की सबसे प्राचीन भाषा विज्ञान एवं व्याकरण की पुस्तक है। कौन सी? अष्टाध्यायी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कथन कि भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता और समन्वय बनाए रखने का वैधानिक उत्तरदायित्व तो यूजीसी का है। ये पहला है कि भारत में जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट उनकी क्वालिटी को मेंटेन करना, ये उसको कोऑर्डिनेट करना, इसका वैधानिक उत्तरदायित्व तो यूजीसी का है। दूसरा NCTE भारत में शिक्षा का एक निकाय होने के नाते यूजीसी के नियंत्रण के तहत आता है। ये दोनों ही हमें ध्यान रखना, उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों को सही से चुनना है। तो यहाँ देखें, भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों शिक्षा और शोध की गुणवत्ता और उच्च शिक्षण संस्थानों में समन्वय रखने हेतु यूजीसी उत्तरदायित्व है। NCTE एक स्वायत्त संस्था है, वह यूजीसी के तहत नहीं आती है। प्राचीन भारत में बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किन स्थानों पर स्थित था? तो किन स्थानों में स्थित था ये? नवदीप, नालंदा, वल्लभी, जगद्दला, कांची। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ देखिए जो प्राचीन भारत में बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय निम्न स्थानों में स्थित था। निम्न स्थानों पर स्थित था नालंदा बिहार में, वल्लभी गुजरात में और जगद्दला पश्चिम बंगाल में। तो प्राचीन भारत में जो बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय वो कहाँ पर स्थित था? नालंदा बिहार में, वल्लभी गुजरात में, जगद्दला पश्चिम बंगाल में।
नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन ये कहता है कि प्राचीन भारत में साकल्यवादी शिक्षा का उद्देश्य इस संसार में जीवन अथवा विद्यालयी शिक्षा के बाद के जीवन की तैयारी करने हेतु ज्ञानार्जन करना ही नहीं था, बल्कि पूर्ण आत्मानुभूति व मुक्ति हासिल करना था। तो होलिस्टिक जो एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया वाज नॉट जस्ट एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एज अ प्रिपरेशन फॉर द लाइफ इन दिस वर्ल्ड और लाइफ बियॉन्ड स्कूलिंग, बट फॉर कंप्लीट रियलाइजेशन एंड लिबरेशन ऑफ द सेल्फ। वो जो शिक्षा का उद्देश्य प्राचीन भारत में होता था, वो शिक्षा का उद्देश्य इस संसार में जीवन अथवा विद्यालयी शिक्षा के बाद की जीवन की तैयारी करने हेतु ज्ञानार्जन करना ही नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मानुभूति के लिए था। प्राचीन शिक्षा के दौरान बहुलवाद, आपसी समझ और शांति साकल्यवादी शिक्षा की नींव तैयार करते थे। दोनों में से हमें सही विकल्प का चुनाव करना। कथन 1, 2 दोनों सही है, दोनों गलत है, कौन सा इसमें सही है? तो कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। प्राचीन भारत में साकल्यवादी शिक्षा का उद्देश्य ज्ञानार्जन के अतिरिक्त पूर्ण आत्मानुभूति एवं मुक्ति प्राप्त करना था। यह बहुलवाद परस्पर समझ और शांति के मूल्यों पर आधारित है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन इसमें है, प्राचीन भारत के नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला के विश्वविद्यालय वर्तमान में सभी भारतीय क्षेत्रों में अवस्थित है। प्राचीन भारत के नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला के विश्वविद्यालय वर्तमान में सभी भारतीय क्षेत्र में अवस्थित है। दूसरा है कि भारत के प्राचीन शिक्षा केंद्रों में प्रवेश हेतु अपने प्रकार की प्रवेश परीक्षा होती थी। तो उस समय कैसे, मतलब कि जो एडमिशन प्रोसेस होता था वो कैसे होता था? तो यहाँ पे देखिए पहला कथन सही नहीं है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित है। यहाँ पे ये दिया था कि भारत के प्राचीन शिक्षा केंद्रों में प्रवेश हेतु अपने प्रकार की प्रवेश परीक्षा होती थी, और पहला स्टेटमेंट था कि प्राचीन भारत के नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला के विश्वविद्यालय वर्तमान में सभी भारतीय क्षेत्र में, तो वर्तमान में सभी भारतीय क्षेत्र में नहीं है। जो तक्षशिला है ये वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित है। बाकी ये चीज़ सही होगा कि जो इन लोगों की प्रोसेस होती थी एडमिशन की, तो द एंट्रेंस टेस्ट ऑफ इट्स ओन काइंड आज प्रिवलेंट इन द एंशियंट सीट ऑफ लर्निंग ऑफ इंडिया। तो भारत के प्राचीन शिक्षा केंद्र में प्रवेश के हेतु अपने प्रकार की प्रवेश परीक्षा होती थी। आयुर्वेद जो स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली है का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? आयुर्वेद जो कि स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली है, इसका वर्णन निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में? आयुर्वेद के बारे में अथर्ववेद में मिलता है। आयुर्वेद जो स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली है का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। प्राचीन भारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए आयु संबंधी पात्रता क्या होता था? तो यहाँ पे देखिए प्राचीन जो एंशिएंट टाइम में किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम था, उसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं। अब यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन कि प्राचीन भारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के इच्छुक जो विद्यार्थी थे उनके लिए आयु संबंधी पात्रता निष्कर्ष क्या होते थे? 22 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 16 वर्ष। तो इसमें से क्या थे? 16 वर्ष था। तक्षशिला विश्वविद्यालय को विश्व का पहला विश्वविद्यालय माना जाता था, विश्व का पहला, और यह 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व स्थापित हुआ था। यह विश्वविद्यालय चिकित्सा अध्ययनों के लिए प्रसिद्ध था, चिकित्सा अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था। पाणिनि, कौटिल्य और चरक इसके भाग रहे हैं। यहाँ प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष से ज़्यादा ही माना जाता था। तो 16 वर्ष हो गया, और ये विश्व का पहला विश्वविद्यालय भी हो गया 7वीं सदी ईसा पूर्व, और विश्वविद्यालय चिकित्सा अध्ययन के लिए, और पाणिनि, कौटिल्य और चरक इसके भाग रहे हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य क्या था? मुक्ति अथवा उद्धार, शारीरिक विकास, व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति, सामाजिक मूल्यों का अंतर निवेष्टीकरण। तो जो प्राचीन भारत में शिक्षा दिया जाता था उसके पीछे उनका मोटो क्या होता था? इमेनिसिपेशन और लिबरेशन, मुक्ति अथवा उद्धार। तो प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य जो था, प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य मुक्ति अथवा उद्धार था। प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था वेदों उपनिषदों पर आधारित थी, जिसके कारण विद्यार्थियों को नश्वर संसार से मुक्ति पाने तथा आत्मा को परमात्मा में विलीन होने का ज्ञान कराया जाता। अतः ये कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य अंतिम मुक्ति अथवा उद्धार था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शैक्षिक संस्थान गंगा नदी के तट पर स्थित था? नालंदा, पुष्पगिरी, विक्रमशिला, तक्षशिला। तो इसमें से
कौन सा ऐसा है जो प्राचीन शैक्षिक संस्थान गंगा नदी के तट पर था? तो वो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय गंगा नदी के तट पर स्थित था। यह विश्वविद्यालय धार्मिक शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध था। प्राचीन भारत के विश्वविद्यालयों में शिक्षण पर सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों के बोर्ड का नियंत्रण था। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कार्य, कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय था जिसका कार्य विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बोर्ड के प्रशासनाधीन था? तो जो प्राचीन भारत का विश्वविद्यालय होता था उसमें शिक्षण पर सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों के बोर्ड का नियंत्रण होता था, लेकिन उसमें भी किस विश्वविद्यालय का कार्य विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बोर्ड के प्रशासन के अधीन होता था? तो वो नालंदा विश्वविद्यालय का कार्य जो था, नालंदा विश्वविद्यालय का कार्य विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बोर्ड के प्रशासन के अधीन आता था। हीनयान के विशिष्ट अध्ययन के लिए प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा था? तो वल्लभी विश्वविद्यालय था। हीनयान के विशिष्ट अध्ययन के लिए वल्लभी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। यह बौद्ध अध्ययन खासकर हीनयान बौद्ध का प्रमुख केंद्र था। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे निरुक्त, छंद, शिक्षा, कल्प और आगे दिया है स्वप्न विज्ञान, छंदशास्त्र, व्युत्पत्ति विज्ञान, अनुष्ठान। तो यहाँ हमें क्रमशः इसको सुमेलित करना है। तो यहाँ देखिए निरुक्त ये स्वप्न विज्ञान से, छंद अनुष्ठान से संबंधित है, शिक्षा छंदशास्त्र से, कल्प जो है ये व्युत्पत्ति विज्ञान से। वैदिक काल की प्रख्यात विदुषी महिलाएं कौन सी हैं? गार्गी, संघमित्रा, मैत्रेयी, विशंभरा। तो इसमें देखना है कि जो वैदिक काल उनकी प्रख्यात विदुषी महिलाओं में अपाला, गार्गी, संघमित्रा, विशंभरा, मैत्रेयी, इनमें से कौन आता है? तो नीचे दिए गए विकल्पों में हमें यही सुमेलित करना है। देखिए जो वैदिक काल की प्रख्यात विदुषी महिलाओं में थी गार्गी, मैत्रेयी, संघमित्रा, अपाला। तो गार्गी, मैत्रेयी, संघमित्रा, अपाला ये सभी आती हैं इसमें। निम्नलिखित में से किस प्राचीन विश्वविद्यालय ने अन्य विषयों के साथ विशेष विषय वज्रयान बौद्ध मत के शिक्षण को भी उपलब्ध करवाया? निम्नलिखित में से किस प्राचीन विश्वविद्यालय ने अन्य विषयों के साथ विशेष विषय वज्रयान बौद्ध मत के शिक्षण को भी उपलब्ध कराया? तो ये है जगदला विश्वविद्यालय। जगदला विश्वविद्यालय में अन्य विषयों के साथ विशेष विषय वज्रयाना बौद्ध मत के शिक्षण को भी उपलब्ध कराया गया। इसका निर्माण बंगाल के पाल राजा रामपाल ने करवाया। यह बौद्ध शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो ये जो जगदला विश्वविद्यालय था उसमें अन्य विषयों के साथ विशेष विषय वज्रयाना बौद्ध मत के शिक्षण को भी उपलब्ध कराया गया था। इसका निर्माण बंगाल के पाल राजा रामपाल ने करवाया था। चीन के विद्वान ई चिंग और चुआन चैंग ने ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय में दौरा किया। कौन से उसमें? तो ये 7वीं सेंचुरी में चीन के विद्वान ई चिंग और जुआन जैंग ने ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा 7वीं शताब्दी सी कॉमन एरा में किया। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान नालंदा विश्वविद्यालय से धर्मग्रंथ अपने साथ वापस ले गए और इस विश्वविद्यालय की वास्तुकला और अधिगम के बारे में लिखा था? किम हुआंग कोरिया, वैंग सोंग चीन, जिन टैनयान कोरिया, जुनामिंग चीन। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विद्वान था जो नालंदा विश्वविद्यालय से धर्म ग्रंथ अपने साथ लेके गया था? वो था वै सोंग करके ये चीनी यात्री वैंग सोंग वो विद्वान था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय से धर्म ग्रंथ अपने साथ लेकर वो गया था और इस विश्वविद्यालय की वास्तुकला और अधिगम के बारे में लिखा। भारत के लिए वैंग सोंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह यात्री के तौर पर भारत से उसकी संस्कृति और समाज की झलकियां लेकर गया और उनसे दूसरे देशों को परिचित कराया। चीन के लिए वैंग सोंग केवल एक चीनी यात्री बनकर ही भारत गया था, लेकिन बुद्ध के संदेश उपदेशों को सीखकर वह वापस अपने देश लौटा था और चीनियों को उन संदेशों से परिचित कराया। यह 629 से 643 ईसा पूर्व के बीच सिल्क रूट रेशम मार्ग से भारत आया था। वैंग सोंग एक महान यात्री, विद्वान और अनुवादक भी था। निम्नलिखित में से यूजी के सांविधिक कार्य किए, यानी जो भी है तो इनमें से यूजीसी के सांविधिक कार्य कौन से हैं? इसमें विश्वविद्यालय में शिक्षक संकाय की नियुक्ति करना, विश्वविद्यालय में परीक्षा आयोजन को कंट्रोल करना, विश्वविद्यालय में शिक्षण और शोध के स्तर का निर्धारण करना और उसे बनाए रखना, विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या का निर्माण करना। इसमें यूजीसी के सांविधिक कार्य इनमें से कौन से हैं? तो ये है विश्वविद्यालय में शिक्षण और शोध
के स्तर का निर्धारण करना। देखिए, विश्वविद्यालय में शिक्षण और शोध के स्तर का निर्धारण करना और उसे बनाए रखना यूजीसी अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सांविधिक कार्य है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं। इनमें से देखिए, यूजीसी के अन्य कार्यों में देखें तो क्या कार्य हैं, जैसे विश्वविद्यालय शिक्षा को प्रोन्नत एवं उसका समन्वय करना, विश्वविद्यालय में अध्यापन परीक्षाओं एवं अनुसंधान के मानकों को निर्धारित एवं अनुरक्षित करना, शिक्षा के न्यूनतम मानकों पर विनियमन तैयार करना, विश्वविद्यालय महाविद्यालयी शिक्षा के क्षेत्रों में विकास का कार्य करना या पर्यवेक्षण करना, साथ ही साथ विद्यालय शिक्षा में सुधार लाने के लिए जो उपाय जरूरी है उनके विषय में केंद्रीय एवं राज्य सरकारों को परामर्श देना। तो इस तरीके से हमने जो है ये यूजीसी का जो हायर एजुकेशन का क्या सिस्टम है उसके बारे में अभी पढ़ रहे थे। और देखिए, अभी ये सीरीज ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा और प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट को आप ज़रूर लगाइए, जिनसे आपको ये याद हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन किस टॉपिक से आए हैं। बाकी ये सीरीज कंटिन्यू चलता रहेगा। उम्मीद है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा।